पहला नंबर की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बताते जाएंगे आपको साथ में और डायरेक्ट आपके दिमाग में प्रश्न बैठा देंगे। तो ऑप्शन दिया गया है कि फूलों में, पत्तों में, टहनियों में या जड़ों में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, आप सभी 9th क्लास में पढ़े होंगे, पत्तों में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब इसका पूरा व्याख्या देखिए, व्याख्या समझिए ध्यान से और साथ में पढ़िए या तो ध्यान से सुनिए। पेड़ों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तों द्वारा होती है। पेड़ के पत्ते सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो आपको अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि पेड़ पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण होता है तो सूर्य से कौन सा गैस क्या करता है, ग्रहण करता है, तो आप बता सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, वह ग्रहण करते हैं। और सिर्फ दिन में ही ग्रहण करते हैं, रात में पेड़ पौधे क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दिन में ग्रहण करते हैं और रात में छोड़ते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और दिन में ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं जो हम लोग सांस लेते हैं। मात्र 2 ही पेड़ वैसा है जो रात और दिन ऑक्सीजन छोड़ता है, पीपल का पेड़ और नीम का पेड़। पीपल का पेड़ और नीम का पेड़ 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन ये आम पेड़ मतलब और सभी जो पेड़ देख रहे हैं पीपल और नीम का छोड़ा करके, ये सभी पेड़ पौधे दिन में ही ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए पेड़ के नीचे सोने से माना करता है। तो दोस्तों यहां तक समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यानी पेड़ के पत्ते सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करते हैं और सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिस कारण पेड़ मनुष्य व पर्यावरण के लिए बहुत लाभदायक है। एक बार हम पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। पेड़ों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तों द्वारा होती है। पेड़ के पत्ते सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिस कारण पेड़ मनुष्य व पर्यावरण के लिए बहुत लाभदायक है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण पर आपको अगर 2 नंबर से प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप इन उत्तर को लिख लीजिएगा ना, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इन उत्तर अच्छे से समझिए। प्रश्न कह रहा है कि वह व्यक्ति जो समीप, यानी समीप मतलब नजदीक, समीप मतलब नजदीक, समीप की वस्तु स्पष्ट देख सकता है किंतु दूर स्थित वस्तु नहीं देख पाता, किस दृष्टि दोष का रोगी है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए मायोपिया, यानी कि मायोपिया को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि कहते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है, बताइए इन प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। ए बिल्कुल सही है। जिस व्यक्ति को नजदीक की वस्तु दिखाई दे रहा है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है तो उसे निकट दृष्टि दोष हो गया, यानी उल्टा समझिएगा। मायोपिया निकट दृष्टि दोष है, यानी कि जिस व्यक्ति को दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है उसे निकट दृष्टि दोष है, और जिसे दूर की वस्तु दिखाई देता है, नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देता है तो उसे दूर दोष है, उल्टा होता है। समझ गए आप लोग। तो देखिए अब यहाँ व्याख्या समझते हैं। तो व्याख्या में आप सुनिए ध्यान से और साथ पढ़िए। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने पास की वस्तु को तो स्पष्ट देख लेता है, लेकिन एक निश्चित दूरी से अधिक, एक निश्चित दूरी, एक सीमा होता है, उससे अधिक दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। यानी कि निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु को देख लेता है और एक निश्चित दूरी होता है, तो उसे, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आंख की न्यूनतम दूरी कितना होता है देखने की, 25 सेंटीमीटर। आंख की न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25
सेंटीमीटर होता है और अधिकतम अनंत होता है। उसी प्रकार से आंख जिसका खराब हो गया है न कि निकट दृष्टि दोष है, तो नजदीक की वस्तु देख पाएगा, दूर की वस्तु नहीं देख पाएगा। किसमें? निकट दृष्टि दोष में। अब आगे पढ़ते हैं, इसको समझ लिया उतना सा, यानी कि स्पष्ट नहीं देख पाता है दूर की वस्तु को। इस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर न बनकर कुछ आगे बन जाता है। मतलब इस आंख में जो है कि वस्तु का प्रतिबिंब यानी फोटो रेटिना पर ना बनकर उसके कुछ क्या होता है, कुछ आगे बन जाता है। इस दोष के निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है अवतल लेंस का प्रयोग करके चश्मे में। दोस्तों यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यह प्रश्न आपको 5 या 2 नंबर से पूछा जाएगा। इस प्रश्न को आप अच्छे से उतार लीजिए और यह जब लिख दीजिएगा 5 या 2 नंबर वाला में, तो आपका कोई नहीं काटेगा। बिल्कुल यही ऐसे ही और अच्छे ही और सरल भाषा में है, जो कि आपको 2 बार पढ़िएगा याद रह जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हीरे की खनिज बनावट इन सभी में से कौन सी है? मतलब हीरा जो है कि किस खनिज से बनाया जाता है, बनावट इन सभी में से कौन सी है? तो कार्बन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। कार्बन, कोयला से हीरा निकलता है। आप लोग ट्रिक याद रखिए। तो यानी कि हीरा जो है, हीरा के बारे में पूछा जाता है। हीरा जो है कि ये सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा क्या है? सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। यही प्रश्न पूछा जाता है, 2023 में भी पूछा गया। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? वहां पे इसी तरह से ऑप्शन दिया रहेगा, तो हीरा लगा दीजिएगा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। अब देखिए, और ये बात करें कार्बन, तो कार्बन का 2 अप्रूफ होते हैं। एक होता है हीरा और दूसरा होता है ग्रेफाइट। आइए इसको समझते हैं। तो आप देख रहे हैं कार्बन के 2 मुख्य अप्रूफ है। तो आपको पूछ दिया जाएगा कि कार्बन के कितने अप्रूफ होते हैं, तो 2 होते हैं। या पूछ देंगे कि कार्बन का कौन कौन से अप्रूफ होते हैं, तो हीरा और ग्रेफाइट याद रखिएगा। इनमें से कोई रहेगा एक या दोनों रहेगा, तो दोनों होगा। तो आप सभी समझ गए इस जगह। तो कार्बन के 2 मुख्य अप्रूफ है, हीरा एवं ग्रेफाइट। हीरा ताप एवं विद्युत का कुचालक। हीरा जो है कि ताप, यानी कि ताप और विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। तो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। हीरा जो है कि ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। इस पर अम्ल, क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पर अम्ल, क्षार, एसिड वगैरह सब का कोई प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है। तथा यह पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। यानी कि पारदर्शक यानी कि आर पार दिखाई देता है एवं रंगहीन होता है, यानी कि इसका कोई रंग नहीं होता है। तो दोस्तों ये हीरा की बात रहा। और ग्रेफाइट जो है कि ये जो ग्रेफाइट है, इसे काला सोना भी कहा जाता है ग्रेफाइट को। और ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब